गुड मॉर्निंग गर्ल्स। आज हम पढ़ेंगे जल संसाधन, भारत लॉग और अर्थव्यवस्था में। ये चैप्टर नंबर 6 है। जल संसाधन का अर्थ है जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। जल हमेशा मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, मनुष्य को कृषि में मदद करता है। तो इस तरह से जल मनुष्य का एक संसाधन है, इसे हम कहेंगे जल संसाधन। जल संसाधन जो है उसमें धीरे धीरे गिरावट आ रही है। मनुष्य, क्योंकि जनसंख्या बहुत बढ़ रही है तो मनुष्य के द्वारा इसकी मांग बढ़ती जा रही है। इसलिए बढ़ती हुई मांग के कारण इसकी जो आपूर्ति है वो ख़त्म होती जा रही है और इसमें गिरावट आ रही है। कारण क्या है इसका? इसका कारण है समाज में जनांकीय परिवर्तन, जनसंख्या का भौगोलिक स्थानांतरण, प्रौद्योगिकी उन्नति, पर्यावरण निम्नीकरण जल अभाव का साक्षी है। यानी जो समाज के अंदर जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्या का भौगोलिक स्थानांतरण मतलब प्रवास, यहाँ से वहाँ जनसंख्या का जाना। प्रौद्योगिकी उन्नति का मतलब है जितने उद्योग हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। और इसके साथ साथ पर्यावरण निम्नीकरण, पर्यावरण के अंदर जो निम्नीकरण हो रहा है, नुकसान हो रहा है पर्यावरण का। और जल अभाव जो है इसका साक्षी है, क्योंकि मनुष्य के द्वारा अधिक जनसंख्या के कारण जल की मांग बढ़ती जा रही है और इसका उपयोग भी बढ़ता जा रहा है। इसके साथ साथ पर्यावरण का प्रदूषण भी हो रहा है, जिसमें जल प्रदूषण भी बढ़ता जा रहा है, जिसके साथ इसकी जो पूर्ति है वो कम होती जा रही है। ये एक सबसे बड़ी चुनौती है। जल एक चक्रीय संसाधन है, यानी जल जो है पहले पृथ्वी के ऊपर होता है, उसके बाद उसको जैसे हम उपयोग करते हैं और सूर्य की रोशनी के साथ, गर्मी के साथ ये भाप बनकर उड़ता है, बादलों में जाता है, भाप बन जाता है और उसके बाद ठंडा होकर फिर से ये वर्षा का रूप धारण करके फिर ये पृथ्वी के ऊपर आता है। फिर उसी तरह से धरातलीय जल बनकर ये बहता रहता है। तो जो जल है वो चक्रीय संसाधन है, ये ख़त्म नहीं हो सकता। ये बार बार वर्षा के रूप से फिर बार बार धरातल के ऊपर आता रहता है, जो पृथ्वी पर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। पृथ्वी का लगभग 71% धरातलीय जल है। आपको पता है जो पृथ्वी है वो 71% जो है जल से घिरी हुई है और इसमें 71% में अलवणीय जल मतलब लवणों के बिना। अलवणीय जल कुल जल का केवल लगभग 3% है। 71% तो कुल जल है जो पृथ्वी के ऊपर पाया जाता है, उसमें सिर्फ 3% ऐसा जल है जिसमें लवण नहीं पाए जाते। जैसे महासागरों और सागरों के जल में नमक पाया जाता है, लवण पाया जाता है, तो वो जो नमकीन जल है वो हमारे पीने के काम भी नहीं आता और उसके साथ हम कोई और भी दैनिक क्रियाएं जैसे वॉशिंग वगैरह नहीं कर सकते हैं। तो जो अलवणीय जल है 3% सिर्फ वही जल है जो मनुष्य के द्वारा उपयोग किया जाता है। वास्तव में अलवणीय जल का एक वृहत भाग जो है मानव के उपयोग के लिए उपलब्ध है और अलवणीय जल की उपलब्धता स्थान और समय के साथ भिन्न होती है। कई जगहों पर तो ये ज़्यादा पाया जाता है और कई जगहों पर कम पाया जाता है, क्योंकि आप भी जानते हो कि पृथ्वी के ऊपर जो जल है महासागरों और सागरों के अलावा जो नदियों और तालाबों में, झीलों में जल पाया जाता है जो मनुष्य के द्वारा उपयोग किया जाता है, क्योंकि महासागरों और सागरों का जल लवणीय होता है, वो मनुष्य यूज़ नहीं करता है। वो लवण बनाने के लिए, नमक बनाने के लिए उसका यूज़ किया जाता है, अदरवाइज़ उसको हम पीने के लिए, खाना बनाने के लिए नहीं इस्तेमाल करते हैं। और जो अलवणीय जल यानी कि जिसमें लवण नहीं होते हैं वो मनुष्य यूज़ करता है और वो भी हर एक स्थान पर एक जैसा नहीं है, वो उसकी उपलब्धता स्थान और समय के अनुसार भिन्न भिन्न है। इस दुर्लभ संसाधन के आवंटन और नियंत्रण के उपाय जो है
ढूंढनी चाहिए, हमें इनका संरक्षण करना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे इसकी कमी आती है वैसे इसके साथ लड़ाई झगड़े और बहुत सारे राज्यों के बीच में जो तनाव है, तनाव का विषय बन जाता है, क्योंकि इसकी उपलब्धता अलग अलग जगहों पर अलग अलग है। कई जगहों पर ज़्यादा है, जैसे अगर हम भारत की एग्जांपल लें कि भारत के जो उत्तर प्रदेश वाला भाग है वो क्या है, उसमें उत्तरी भाग, जिसे उत्तरी भाग कहते हैं भारत का, उसमें बहुत सारी नदियाँ बहती हैं। दक्षिणी भारत में भी बहती हैं, लेकिन जो उत्तरी भारत की नदियां हैं वो पूरा वर्ष बहती हैं। कारण क्या है, क्योंकि उनका जो उद्गम स्थान है वो ग्लेशियर्स है। जैसे जैसे ग्लेशियर मेल्ट होते रहते हैं, बर्फ़ के पहाड़ मेल्ट होते रहते हैं, वैसे वैसे नदियों में जल भरता रहता है, तो वो ख़त्म नहीं होता है, वो पूरा वर्ष बहता है। जो दक्षिणी भारत की नदियाँ हैं वो मौसमी नदियाँ हैं। कुछ ऐसी नदियाँ हैं जो सिर्फ वर्षा के मौसम में उनमें जल भरता है, जिसकी वजह से वो बहती हैं। तो अलग अलग जल की अलग अलग पूर्ति है, कई जगहों पर ये ज़्यादा है और कई जगहों पर कम है। अब आपके सामने ये भारत का मानचित्र है। ये मानचित्र आपको अलग अलग कलर से दिखा रहे हैं ना। देखिए यहाँ पर ये क्या है, ये डार्क कलर है, ये लाइट कलर है, तो ये 2 कलर्स का इस्तेमाल किया गया है। ये किस लिए किया गया है, इसके अंदर बताया गया है कि कौन से नदियाँ ऐसी हैं जो पश्चिम में बहती हैं और कौन सी नदियाँ ऐसी हैं जो पूर्व में बहती हैं। ऐसे 2 तरह इन्होंने कलर यूज़ किए हुए हैं। और ये पश्चिम में बहने वाली नदियाँ इस तरफ से, यानी अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ, और इस तरह से ये पूर्व की ओर बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। ये हमने पहले भी 11th क्लास में पढ़ा है, आपको पता होगा, आपने पहले पढ़ा है। अगर ध्यान से पढ़ा होता तो आज आपके काम आता कि कुछ भारत। धरातली जल धरातल पर बहने वाले जल को कहते हैं। इसके 4 मुख्य स्रोत हैं, नदियाँ, झीलें, तैलेय और तालाब। देश की कुल नदियाँ तथा उनकी सहायक नदियाँ जो हैं उसकी कुल लंबाई 1.6 किलोमीटर से भी अधिक है। इसको मिलाकर 10,360 नदियाँ हैं। भारत में सभी नदी बेसिन में औसत वार्षिक प्रवाह जो है वो है 1,869 घन किलोमीटर, इसका अनुमान लगाया जाता है। फिर भी इस जल में का जो जलीय भाग है उसमें स्थलाकृतियाँ और जलीय और अन्य दबावों के कारण प्राप्त धरातली जल का केवल 690 घन किमी यानी 32% जल ही उपयोग किया जाता है। नदी में जल प्रवाह इसके जलग्रहण क्षेत्र के आकार अथवा नदी बेसिन और इस जल ग्रहण क्षेत्र में हुई वर्षा पर निर्भर करता है। जैसे आप 11th क्लास में पहले पढ़ चुके हो कि किस तरह से भारत में बहने वाली उत्तर में और दक्षिण में बहने वाली नदियों में जो स्थानिक भिन्नता पाई जाती है, इसका कारण जो है वो है वर्षा। क्योंकि मानसूनी मौसम में, मानसून में जब वर्षा आती है तो कुछ भाग ऐसे हैं जो सूखे रह जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर जो नदियाँ हैं वो सूख जाती हैं। और कुछ ऐसी नदियाँ हैं जो वर्षा के जल से ही बहती हैं, तो उन्हें मौसमी नदियाँ कहा जाता है। अब यहाँ पर कुछ नदियाँ जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदियाँ हैं, इनका जल ग्रहण क्षेत्र बहुत बड़ा है। गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी है, ये ग्लेशियर से बहने वाली नदियाँ हैं। ये नदियाँ अब पूरा वर्ष बहती रहती हैं। इनमें वर्षा का जल भी आता है और इसके साथ साथ ग्लेशियर के साथ ये बहती है। इसमें जल की मात्रा बहुत अधिक रहती है। और दक्षिण भारत में बहने वाली नदियाँ जो होती हैं, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, और इन नदियों में जो मौसमी जल, मानसूनी वर्षा से जो जल पाया जाता है, इन्हें मौसमी नदियाँ कहते हैं। इसीलिए भारत के जो उत्तर में बहने वाली नदियाँ हैं वो नदियाँ उन्हें हम सदाबहनी नदियाँ कहते हैं, और जो दक्षिण भारत में बहने वाली नदियाँ हैं उन्हें हम मौसमी नदियाँ कहते हैं, क्योंकि एक ख़ास मौसम में बहने वाली नदियाँ कहलाती हैं। और इसके साथ जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है भूमिगत जल। जो भौम जल संसाधन है, देश में कुल पुण्य पूर्ति योग भौम जल संसाधन लगभग 432 घन किमी है। उत्तर पश्चिमी प्रदेश
उत्तर और पश्चिमी प्रदेश यानी पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, और दक्षिणी भारत के कुछ भागों में नदी बेसिनों में भौमजल का उपयोग अपेक्षाकृत अधिक है। दक्षिण भारत में हम तमिलनाडु की बात करेंगे, जैसे पंजाब, हरियाणा और राजस्थान ये उत्तर पश्चिमी प्रदेश है, और दक्षिण भारत में तमिलनाडु राज्य में भौमजल का उपयोग बहुत अधिक होता है। परंतु कुछ भागों में जैसे छत्तीसगढ़, उड़ीसा, केरल और आदि जो है अपने भौमजल की क्षमता जो है यहाँ पर बहुत कम है। लेकिन गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, त्रिपुरा और महाराष्ट्र में मध्यम दर से इसका उपयोग किया जाता है। भौमजल जैसे नलकूप और ट्यूबवेल है, इनके साथ हम जो कृषि करते हैं, कुएं हैं, इनके जो स्रोत हैं भौमजल के, इसके साथ कृषि की जाती है, सिंचाई के साधन उपलब्ध किए जाते हैं। तो भारत में पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में इसका उपयोग करके इसके साथ कृषि की जाती है। और इसमें जो ये उत्तर प्रदेश है, गुजरात है, बिहार, त्रिपुरा और महाराष्ट्र, इसमें नदियों द्वारा जो प्राप्त जल होता है उसके साथ कृषि की जाती है। ये देखिए हम भारत के मानचित्र के अनुसार देख सकते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये 2 कलर से बना हुआ मानचित्र है। इसमें 2 कलर का यूज़ क्यों किया गया है? पश्चिम में बहने वाली नदियाँ और पूर्व में बहने वाली नदियाँ। जो नदियाँ पश्चिम में बहती हैं वो अरब सागर में गिरती हैं, और जो नदियाँ पूर्व में बहती हैं वो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। इसमें सिंधु नदी, लूनी नदी और नर्मदा, तापी और माही नदी जो है ये अरब सागर में गिरती हैं, और गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेनार और कावेरी नदियाँ जो है ये पूर्व में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। इस तरह से ये अलग अलग आपको दिए हुए हैं कलर, और ये नदियाँ आपको पूरे मानचित्र में भरनी है भारत में बहने वाली। इसमें बेसिन बताया गया है, ये एरिया बताया गया है कि गंगा नदी का एरिया कौन सा है, इसलिए इसके साथ बेसिन रखा गया है। आप खाली नदियों को भी भरेंगे, जैसे सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियाँ कौन सी हैं, ये हम पहले 11वीं क्लास में कर चुके हैं। सभी नदियों के बारे में, उनकी सहायक नदियों के बारे में भी कर चुके हैं। तो ये मैप आपको आता भी है, इसको एक बार और भरेंगे, कौन कौन सी नदियाँ हैं और कहाँ कहाँ वो बहती हैं और किधर से वो गिरती हैं। जैसे अरब सागर में गिरने वाली भारत का जो 30% जल है नदियों का वो अरब सागर में गिरता है, और 70% जल बंगाल की खाड़ी में गिरता है। तो ये अलग अलग नदी बेसिन है। कृष्णा नदी है, इसका बेसिन है, गोदावरी नदी का बेसिन है। ये आप यहाँ पर दिखाएंगे मानचित्र में बेसिन के अनुसार भी और अलग अलग नदियों के अनुसार भी इसको आप भरेंगे मानचित्र को। इसके आगे का जो टॉपिक है वो हम अगली वीडियो में करेंगे।